हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो भी जे के वो समर जोन के बच्चे हैं, चाहे क्लास 10th के, 11th के या 12th के, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके दिमाग में मतलब मैं 100% गारंटी देता हूँ आपके दिमाग में ये डाउट्स तो आते ही होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एंड तक वीडियो देखना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या होने वाला है। देखो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं बिकॉज समझ में आ गया होगा ना, ये सब चीज़ें ही चलती है ना दिमाग में, राइट। तो अगर हम बात करें आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, पहली बात, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद होगा। थ्योरी एग्जाम्स के बाद, ठीक है, बाद में ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो थ्योरी एग्जाम्स के बाद होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12th का एंड 11th का। 10th का कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होता। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनल की बात नहीं कर रहा। इंटरनल आपने मे बी क्या दिया ही होगा, कहां पे, स्कूल्स में, ठीक है। तो थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद आपका 12th का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, कहां पे, सेंटर्स में ऑब्वियसली, ठीक है। तो 11th का मतलब वो स्कूल बेस भी हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है जैसे कि मतलब 11th का कश्मीर डिवीजन वाला भी हुआ था, मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया था, 25 से ज्यादा बच्चे हैं तो सेंटर्स में होगा, कम होंगे तो मतलब आपके अपने स्कूल्स में होगा, या तो उल्टा, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। तो वैसा कुछ मतलब आप ऐसा मान लो कि सेंटर बेस्ड आपका भी होगा, क्लास 11th का भी, ठीक है। तो 11th और 12th का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के बाद होगा, और 10th का कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं है। अब अगर हम बात करें मार्किंग की, मार्किंग हार्ड होगी या लीनियंट होगी, देखो मार्किंग डिपेंड करती है। देखो, ये कोई नहीं बता सकता आपको कि मार्किंग कैसी होगी, क्या होगी। मार्किंग सिर्फ डिपेंड करती है किस चीज पे, कि आपने पेपर में लिखा क्या है, ठीक है। अब मैं आपको पेपर दे दूं, फॉर एग्जांपल आपने उसमें सिर्फ मच्छर मारे, मैं अगर एज एन इवेल्युएटर मैं देखूं कि भाई इसका तो पहला क्वेश्चन ही गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, उसी हिसाब से मैं मार्किंग भी कर लूंगा, ठीक है। तो मार्किंग भी किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है, आपने कितना एक्यूरेट टू द पॉइंट आंसर लिखा है, तभी जाके उसी चीज पे मार्किंग डिपेंड करती है, ठीक है। मार्किंग इस पे डिपेंड नहीं करती कि मैं चलो मैं इवेल्युएटर हूँ, मेरी बीवी से लड़ाई होगी, या मेरा मतलब चाय पीने का मन नहीं, वहां से इंडिया छक्के मार रही है तो मैं आपको 6 मार्क्स दे दूं, कोई आउट हो जाए तो मैं आपको 0 मार्क्स दे दूं। इस चीज पे डिपेंड नहीं करती मार्किंग, डिपेंड करती है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी है, दैट्स इट। आपकी मार्किंग उसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो बाकी अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन के हिसाब से, आपका 1 मार्क्स बराबर है 1.176 के। आपने जितना भी अटेम्प्ट किया होगा उसको क्या करेंगे, जितना करेक्ट होगा उसको 1.176 से मल्टीप्लाई करके वो आपका फाइनल स्कोर बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको पता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ग्रेस मार्क्स की और पासिंग मार्क्स की, देखो पासिंग मार्क्स अगर मैं 10th के केस में बात करूं, 10th के केस में होता है 33% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब ऑफ टोटल मार्क्स मतलब 80 आपका थ्योरी मार्क्स है, राइट। तो 33% हो गया, 26 आउट ऑफ 80 आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट में, जो भी क्लास 10th के है। क्लास 11 12 की बात करूं तो आपका 36% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स वाला पेपर है उसके केस में 25 हो जाएगा, अगर 80 मार्क्स वाला पेपर है उसके केस में 29 हो जाएगा, एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश के केस में आपका, ये हैंडराइटिंग इग्नोर कर लेना, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश के केस में बात करें, आपका 33% पासिंग मार्क्स होता है 11th एंड 12th के केस में, ठीक है। तो अगर हम 33% की बात करें, दैट इज 26 आउट ऑफ 80 सिर्फ इंग्लिश के केस में। बाकी यहाँ पे 29 और 25 आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। एंड ये तो रही पासिंग मार्क्स की बात। अगर मैं बात करूं ग्रेस मार्क्स की, ठीक है, जीएम, तो अगर हम 10th के केस में बात बताएं, 10th के केस में 6 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, 11 12 के केस में आपके 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, मैं एक सब्जेक्ट की एग्जांपल देता हूं, उसमें अगर 25 मार्क्स पासिंग है, या 10th के केस में लेते हैं 26 मार्क्स पासिंग है, ठीक है। तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपका स्कोर फॉर एग्जांपल 20 आ जाता है फाइनल स्कोर, ठीक है, तो इसमें पेंडिंग मार्क्स कितने हैं, 6, राइट। तो 6 मार्क्स आपको प्लस करके, ये स्टैचू ऐसे लिखा होगा S6, ठीक है। या तो 6 होने चाहिए कम, या तो 6 से कम होने चाहिए। अगर 6 से ज्यादा हुआ ना, 1 मार्क्स भी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 19 मार्क्स आ गए तो आपका ये सब्जेक्ट रिपेयर आएगा, ये पास नहीं होगा। ऐसे ही सब सब्जेक्ट में चलता है। तो क्या चीज है कि A B C D E, फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट है, ऐसे में बताऊं सिंपल फॉर्मूला याद रखना ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, कि सब सब्जेक्ट्स में जो आपके थ्योरी में मार्क्स आए हैं उनमें देखो कि कितने मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये ऑलरेडी पास होगा, इसमें 0 चाहिए, ये भी ऑलरेडी पास होगा, इसमें 0 चाहिए, ये इसमें फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स चाहिए, इसमें फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स चाहिए, और ये ऑलरेडी पास होगा, इसमें 0 चाहिए। तो इन सारों का सम 0 + 0 +
2 + 4 + 0, ये 6 आ रहा है, तो ये 6 अगर आ रहा है तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, ये 3 तो ऑलरेडी पास है। अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल ये 3 हो गया ना, ये 7 आ जाएगा सम, तो ये दोनों रेपियर आएंगे, वो 3 तो पास है ही। ठीक है, ये तो 10th के केस में, और 11 12 के केस में यहाँ पे 5 ले लो। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रेस मार्क्स का भी समझ में आ गया होगा। तो अब अगर मैं बात बताऊं कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें बहुत कुछ देखने को मिल रही है जेके बोस के एग्जामिनेशन में, जो कि मैंने वहां पे उसी टाइम बताया था शॉर्ट वीडियो में भी, कि मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया है चेयरमैन को, जहां भी स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं। अब आउट ऑफ सिलेबस चीजों को क्या किया जाता है, देखो जो मैंने जेके बोस चेयरमैन को भी भेजा है, चाहे वो कश्मीर डिवीजन वाले के टाइम था, जम्मू विंटर जोन के वाले के टाइम था, या अगर हम जम्मू समर जोन की बात करें, वो रिव्यू किया जाता है। जो भी क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिलेबस है, देखा जाता है कि क्या सच में आउट ऑफ सिलेबस है। अगर यस, तो जब आपकी इवैल्यूएशन होती है उसी में आपको उस चीज के मार्क्स ऐड किए जाते हैं कि नहीं, ये ग्रेस मार्क्स इन बच्चों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अब अगर हम बात करें रिजल्ट की, देखो रिजल्ट ऑब्वियसली अभी तो क्या ही बताएं, अभी तो आपका एग्जामिनेशन ही चल रहा है। देखो रिजल्ट में तब भी अगर मैं बात बताऊं, देखो जो आपका रिजल्ट है एज पर एकेडमिक कैलेंडर मई 2026 में आने वाला है। ठीक है, एज पर एकेडमिक कैलेंडर। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका रिजल्ट है 10th का, मुझे लगता है यही अप्रैल बिगनिंग में आएगा। अगर हम 11th की बात करें, 11th का रिजल्ट तो मुझे लगता है मिड मई में आएगा। एंड अगर हम 12th की बात करें, आपका एंडिंग अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में रिजल्ट आ सकता है। बाकी ये तो मैं एक्सपेक्टेड डेट्स बोल रहा हूँ, जैसे आपका रिजल्ट आएगा या कोई अपडेट आती है, मैं डायरेक्टली चेयरमैन सर से बात करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं उनके साथ अच्छे से कनेक्टेड हूं, जैसा आपने कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू विंटर जोन के केस में भी देखा था। ठीक है, तो ये रही बात आपके इन चीजों की। अगर आपका फर्दर कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। बाकी आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजों के लिए मैंने आपको चीजें बता दी। बाकी आई नो आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशंस बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, आपके बहुत ही अच्छे पेपर हो रहे होंगे। तो कमेंट्स में हर कोई बच्चा लिखेगा अपनी मोटिवेशन के लिए कि सर आई नो आई विल शाइन, ये आपकी मोटिवेशन के लिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।